Welcome to Study Unscripted. We are going to start our new chapter in chemistry, that is thermodynamics. पहली बात, ये जो टर्मिनोलॉजी है थर्मोडायनेमिक्स, ये स्टैंड किसके लिए होता है? सो थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. अब हम केमिस्ट्री में भी देख रहे हैं, तो कह सकते हैं इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच इट डील्स विद द रिलेशन ऑफ हीट, वर्क डन, एनर्जी एंड टेम्परेचर. इनके रिलेशंस को हम देखेंगे. ओके, so let's start with the introductory part. This is the new edition of NCERT. Okay, तो इसमें अपडेटेड आफ्टर अपडेट कुछ न्यू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी ऐड हो चुके हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो विद द न्यू एडिशन. तो ये 2024 एंड 25 एडिशन है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हाईलाइटेड हैं, और जो भी एक्स्ट्रा होंगे मैं टॉपिक्स के साथ साथ बता दूंगा. तो यू बेटर हाईलाइट विथ मी. ओके, तो व्हाट इज़ द केमिकल एनर्जी? Chemical energy can be released as heat in a chemical reaction or used to do the mechanical work. ये chemical energy टर्म का मतलब है. ठीक है. Now the next line, the study of these transformations forms the subject matter of thermodynamics. अब किस ट्रांसफॉर्मेशंस की बातें कर रहा है? मतलब जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं ड्यू टू चेंजेस इन क्यू, डब्ल्यू, एनर्जी, टेम्परेचर, हीट, वर्क, एनर्जी एंड टेम्परेचर्स के चेंजेस की वजह से. So the law of thermodynamics deals with the energy change of macroscopic. Keep in mind, ये जो thermodynamics है वो डील करता है with the changes, energy changes of macro. ठीक है, macroscopic system involving the large number of molecules rather than the microscopic system containing few molecules. तो ये thermodynamics में जो energy changes है वो macroscopic में डील करता है, जिसे large number of molecules को कंसिडर करता है. अगर ये माइक्रोस्कोपिक करता, जो कि ये नहीं करता है, बट अगर करता तो वो काफ़ी स्मॉल एंड फ्यू मॉलिक्यूल्स को कंसिडर कर पाता. तो दैट इज़ द रीज़न ये मैक्रोस्कोपिक है. तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, और ये PYQ भी रह चुका है मैक्रोस्कोपिक. ओके, नाउ thermodynamics is not concerned about how and at what rate this energy transformation is carried out, because ये जो रेट से रिलेटेड है ये हम काइनेटिक्स में देखेंगे, chemical kinetics in class 12th. Okay, but thermodynamics is based on initial and final states of a system undergoing the changes. So the law of thermodynamics apply only when the system is in equilibrium or moves from one equilibrium state to another equilibrium state, and macroscopic properties like pressure, temperature do not change with time for a system in equilibrium state. तो macroscopic जो properties थे वो हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो एनसीईआरटी में टर्म्स दे रखे हैं मैं सिर्फ उनको बता रहा हूँ, जो चेंज नहीं होते हैं विथ टाइम फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट. और ये जो थर्मोडायनेमिक्स है जो हम चैप्टर की हेडिंग से देख रहे हैं, ये सिर्फ अप्लाई कब होता है? इन इक्विलिब्रियम स्टेट. ओके, या जब कोई सिस्टम वन इक्विलिब्रियम से अनदर इक्विलिब्रियम में ट्रांसफर हो रहा होता है. सिर्फ यही दो कंडीशन है जब थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है. ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, जिसमें हम देखेंगे टॉपिक 5.1, दैट इज द थर्मोडायनेमिक टर्म्स. अब हम इसके टर्म्स को समझेंगे, ये सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है. ओके, सो कीप इन माइंड, जो सिस्टम होता है, सिस्टम वो रिफर करता है पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड. मतलब जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं, रिएक्शन हो रहे हैं, तो उस यूनिवर्स के हम पार्ट को सिस्टम कहते हैं. सराउंडिंग किसे कहते हैं? सिस्टम को रिमूव करने के बाद जो भी पार्ट बच जाए यूनिवर्स का, उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं. नाउ यू आर क्लियर विद द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. अब यहाँ पे यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स इज द सम ऑफ सिस्टम एंड द सराउंडिंग. और ये जो सराउंडिंग है वो अफेक्टेड नहीं होता है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन सिस्टम. अगर सिस्टम में कुछ चेंज हो रहा है तो उसका सराउंडिंग अफेक्ट नहीं होगा, जो कि दोनों ही पार्ट हैं यूनिवर्स के. तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, सो कीप इन माइंड. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. देयरफॉर ऑल practical purpose, the surrounding are that portions of the remaining universe which can interact with the system. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं. सपोज करो कि ये वो पोर्शन है जहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशंस करने हैं, तो वो हो गया सिस्टम.
और ये जो सिस्टम के अलावा जो भी बच गया ना ये वाले हिस्से, तो ये हो गया सराउंडिंग, बट ओवरऑल सिस्टम पर प्लस द सराउंडिंग इज द यूनिवर्स। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें, सो कीप इन माइंड। लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे बोल रहा है नोट करने को दैट द सिस्टम मे बी डिफाइंड बाय फिजिकल बाउंड्रीज। ओके, इट इज नेसेसरी टू थिंक ऑफ अ सिस्टम इज एज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय सम सॉर्ट ऑफ वॉल विच मे बी रियल और इमेजिनरी। अब ये कह रहा है कि हम ऐसा सोच सकते हैं ये जो सिस्टम और सराउंडिंग है ये किसी रियल या इमेजिनरी वॉल से सेपरेटेड होंगे। ठीक है, अब हम इस वॉल के भी टाइप्स को देखेंगे। नाउ यहाँ पे एक स्टार पॉइंट है, we could have chosen only the reactant as system, मतलब जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस देखे जा रहे हैं, then the walls of the beaker will act as a boundary। ठीक है, सपोज करो कि ये कोई बीकर है जिसमें रिएक्टेंट्स रखे हुए हैं, तो इनके जो वॉल्स होंगे इस बीकर के ये एक्ट करेंगे एज द बाउंड्री। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे बाउंड्री का डेफिनेशन दे रखा है। जो बाउंड्री है ये डिजाइन होता है ये अलाउ कर सके, कंट्रोल कर सके और कीप कर सके, मतलब ट्रैक कर सके उसके मूवमेंट को। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी को इन और आउट ऑफ द सिस्टम, ये बाउंड्री की डेफिनेशन है प्रॉपरली। ओके, तो बाउंड्रीज आर डिजाइंड टू अलाउ अस टू कंट्रोल एंड कीप ट्रैक ऑफ ऑल मूवमेंट्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन और आउट ऑफ द सिस्टम। दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट बट पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 5.1.2 टाइप्स ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट हम देखेंगे ओपन टाइप, देन हम देखेंगे क्लोज टाइप एंड एट लास्ट वी विल सी द आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम इसके डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, जो भी पॉइंट्स इसके टेक्स्ट में है मैंने उसको डायग्राम में कंसीडर कर दिया है जिससे आसान रहेगा समझना। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज द ओपन बीकर। अब यहाँ पे देखो ओपन बीकर में जो मैटर है, हीट प्लस वर्क एनर्जी है, ये दोनों ही एक्सचेंज हो रहे हैं। सो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग होते हैं किस ओपन सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब एक्सचेंज हो सकते हैं और मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है। बट इन क्लोज सिस्टम यू कैन सी यहाँ पे एक लीड है जो क्लोज्ड है, और क्लोज सिस्टम का एग्जांपल जो बुक में दे रखा है दैट इज कॉपर और स्टील। तो ये क्लोज सिस्टम है, ये एनर्जी तो एक्सचेंज कर सकता है बट मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकता। एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बट मैटर नॉट एक्सचेंज। तो अपने बुक में इन डायग्राम्स के पास ये वाले पॉइंट लिखते जाओ, सो वाइल रिवाइजिंग इट विल बी क्वाइट ईजी। ठीक है, अब हम देखते हैं अबाउट द आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ इन आइसोलेटेड सिस्टम ना ही मैटर एक्सचेंज होगा ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगा। ठीक है, एंड रिएक्टेंट इन थर्मोफ्लास्क एक सा एग्जाम्पल है, बट इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड थर्मोफ्लास्क में भी अगर तुम गर्म चाय रखो तो वो ठंडी हो जाती है आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ टाइम। बट वी आर स्टडिंग द आइडियल सिचुएशंस। ठीक है, ये आइडियल सिचुएशंस है, यहाँ पे ना एनर्जी ना मैटर एक्सचेंज हो रहा है, तो वो कांस्टेंट बनी रहेंगी बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर द मैटर। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 5.1.3। ये अगला सब टॉपिक है, का नाम है द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नाउ यहाँ पे दो बातें लिखी रखी हैं। अब पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। You would recall from your physics course that the state of a system in mechanics is completely specific at a given instant of time। ये हमने फिजिक्स के चैप्टर रीडिंग में देखा था। एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब जो ये टाइम इंटरवल था जब वो अप्रोच करता है जीरो को, यानी कि एकदम स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो उस कंडीशन में हम फिजिक्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, रिकॉल योर फिजिक्स कोर्स दैट द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इन मैकेनिक्स इज completely specified at a given instant of time by the position and velocity of each mass point of the system। ठीक है, but in thermodynamics different and much simpler concept of state of systems is introduced। ये does not need detailed knowledge of motion of each particle because we deal with the average measurable properties of the system। तो कॉमन लैंग्वेज में तुम समझ सकते हो, जब हम देखते हैं लाइक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हम तब देखते हैं जब चेंज इन टाइम इंटरवल अप्रोच करता है जीरो को एक इंस्टेंट पे। ठीक है, और एवरेज में हम देखते हैं ओवरऑल के लिए। तो हम कह सकते हैं कि थर्मोडाइनेमिक्स में हम एज अ एवरेज देखते हैं ना ही कि इंस्टेंटेनियस। बस ये इतना ही बोलना चाहता है। तो अब हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। वी स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ अ सिस्टम बाय स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल क्या है।
The state of a thermodynamic system is described by its measurable or macroscopic bulk properties. तो हम सिंपली टर्म्स में ऐसे बोल सकते हैं कि हम स्टेट फंक्शन जो है या स्टेट वेरिएबल्स हम इसको रिलेट कर सकते हैं लाइक कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज हमने फिजिक्स में ये देखा था कंजर्वेटिव फोर्स हम उसे कहते हैं जिसमें हम डिपेंड नहीं करता कि वो कैसे पहुंचा है अपने मतलब पोजीशन तक। कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, ना ही कि हाउ द पाथ टेकन, इस पे डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली ये जो स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल है दिस डिपेंड्स अपॉन द फाइनल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ना ही कि डिपेंड करता है कि कैसे वो स्टेट तक पहुंचा, उससे उसे कोई मतलब नहीं है स्टेट फंक्शन को। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द फाइनल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, नॉट ऑन हाउ द स्टेट वाज रीच्ड। ओके, सो इसके जो एग्जांपल्स हैं स्टेट फंक्शंस के, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट, कीप इन माइंड ये वाले हैं पीवी, एनआरटी, ठीक है। तो इसमें ये टी हो गया, एन हो गया, वी हो गया, पी हो गया, दिस ऑल आर state functions or state variables. Okay, p v t are called state variables because their values depend only on the state of the system या substance and not how it is reached. Okay, तो ये हमने समझ लिया था। In order to completely define the state of a system, it is not necessary to define all the properties of the system, as only a certain number of properties can be verified independently. This number depends on the nature of the system. Once the maximum number of macroscopic properties are fixed, others automatically have definite values. तो हमने ये स्टेट वेरिएबल्स के कुछ पॉइंट्स देखे जिसमें हमें तो ये तो पता चल गया कि ओनली डिपेंड करता है स्टेट ऑफ द सब्सटेंस पे, ना ही कि ये कैसे पहुंचा। तो इसको हम कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए स्टेट ऑफ अ सिस्टम, हमें ये नेसेसरी नहीं होता कि हम सारे प्रॉपर्टीज को जाने उस सिस्टम के, बट अगर हम कुछ ही प्रॉपर्टीज को जाने तो हम वेरीफाई कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली बाकियों को भी। तो दिस नंबर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सिस्टम। ओके, क्योंकि ये जो सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो हमें पता रहने चाहिए थे, जो वेरीफाइड हो सकती थी इंडिपेंडेंटली, वो सर्टेन नंबर्स किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? वो सर्टेन नंबर डिपेंड्स करती हैं नेचर ऑफ द सिस्टम पे। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेट ऑफ द सराउंडिंग कैन नेवर बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड, फॉर्चुनेटली इट इज नॉट नेसेसरी टू डू। Okay, so this is an important point, keep in mind. Now topic 5.1.4, the internal energy as a state function. हम internal energy को U से भी डोनेट करते हैं। Okay, so now let's see इसमें कौन से important points हैं। A quantity which represent the total energy of the system, it may be chemical, electrical or mechanical or any other type of energy you may think of. The sum of all these is the energy of the system. In thermodynamics we call it the internal energy. Okay, और ये इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का कुछ कंडीशंस होते हैं जो नीचे पॉइंट्स में दे रखे हैं। तो हमें ये पता चलता है कि इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं। इंटरनल एनर्जी कहते हैं उस क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को। ठीक है, ये केमिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है या किसी और फॉर्म में हो सकता है जो तुम सोच सकते हो। ठीक है, सम ऑफ ऑल दिस एनर्जी इन द सिस्टम, इन थर्मोडायनेमिक्स वी कॉल इट इंटरनल एनर्जी। और यहाँ पे ये फॉर्मूला दे रखा है, इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W, हीट गिवन एंड द वर्क डन। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिससे इंटरनल एनर्जी में चेंज। पहला है हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। सेकेंड, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। थर्ड, मैटर एंटर और लीव्स द सिस्टम। अब हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा वर्क। So this would not allow exchange of heat between the system and surrounding to the boundary and we call this system as a adiabatic. अब हम पहले वर्क को देखने से पहले हम पहले समझते हैं व्हाट इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वो होता है जो अलाउ नहीं करता है कि हीट चेंज हो सके, एक्सचेंज ऑफ हीट हो सके बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग थ्रू इट्स बाउंड्री एंड वी कॉल दिस टाइप ऑफ सिस्टम एज एडियाबैटिक। ओके, adiabatic process is a process in which there is no transfer of heat between the system and surrounding. हमने ये पॉइंट देख लिया। Here the wall separating the system and the surrounding is called the adiabatic wall because यहाँ पे heat exchange नहीं होता है, तो उस wall को हम लोग कह देते हैं adiabatic wall. Now we can change the state of the system in two different ways.
अब वो कौन से डिफरेंट वेज हैं हम देख लेते हैं। पहला जो है हमारा वन वे, डू सम मैकेनिकल वर्क, say 1 kilojoule by rotating a set of small paddles and thereby churning water. Let the new state be called B state and its temperature as TB. It is found that TB is greater than TA and the change in the temperature, change in temperature यहाँ पे दे रखा है. Let the internal energy of the system at BB UB and the change in internal energy यहाँ पे डेल्टा U दे रखा. ठीक है, तो हमने फर्स्ट वे देख लिया और हमने सेकेंड वे देख लिया. तो मैं इसके समराइज फॉर्म में मैं बताना चाहता हूँ ये बोलना क्या चाहता है. ठीक है, ये बोलना ये चाहता है कि वी नो दैट इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. तो स्टेट फंक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता था? फाइनल स्टेट पे. उससे मतलब नहीं था कि वो कैसे रीच करता है उस जगह तक. जस्ट लाइक कंजर्वेटिव फोर्स, जिसका किया हुआ वर्क डन डिपेंड नहीं करता था पाथ कैसे लिया गया था, बट डिपेंड करता था इनिशियल एंड फाइनल पाथ पे. तो वी कैन रिलेट द फिजिक्स ऑल्सो विद दिस, जिससे हमारा दोनों ही रिवाइज हो चुके साथ साथ में. तो हमारा पहला वे था प्रूफ करने के लिए कि ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है. पहला वे था कि तुम कोई मैकेनिकल वर्क कर लो, यानी कि कोई तुम पैडल मार लो. ठीक है, और तुम पैडल मारने से वाटर को मूव करो और उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, तो तुम डेल्टा टी निकालोगे ना, पहले वाली इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर से सब्सट्रैक्ट करके, तो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा जो कि डेल्टा यू है. ठीक है, तो इसको मान लो डेल्टा यू बाई मैकेनिकल, तो डेल्टा यू एम मान लो. ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज आया जब हमने किया मैकेनिकल वर्क. बट अगर हम सेकेंड वे से अगर कोई हम इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, ठीक है, और हम सेम हीट सप्लाई करते हैं, तो अगेन वहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस होंगे. तो ये रहा हमारा चेंज इन टेम्परेचर. तो अगेन हमारा यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा. तो जब हम इसको देखेंगे तो वी विल सी दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू द मैकेनिकल वर्क is equal to the change in energy due to the electrical work. तो वी कैन क्लियरली सी वो किस रास्ते से वर्क हुआ उस पर डिपेंड नहीं करता, तो मैकेनिकल से हुआ या इलेक्ट्रिकल से हुआ, बट वो डिपेंड करता है कि फाइनल स्टेट क्या रहा उसका. ओके, तो ये बहुत आसानी से हमने देख लिया. अब यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो है जेपी जूल का. अब देखते हैं ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था. ओके, इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट इन द अबव मैनर वर डन बाय, ये जो एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाला, ये किया गया था बाय द जेपी जूल, और ये टाइमलाइन दिया गया जब हुआ था. ही वाज एबल टू शो दैट द गिवन अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, नो मैटर हाउ इट वाज डन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, जिसमें फर्स्ट पाथ था मैकेनिकल एंड सेकेंड पाथ था इलेक्ट्रिकल, इंट्रोड्यूस द सेम चेंज ऑफ द स्टेट एज मेजर्ड बाय द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. सेम चीज मैंने अभी एक्सप्लेन करा. ओके, तो अब हम देखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइनल फाइनल यू माइनस इनिशियल यू. तो ये हो गया आपका वर्क डन. ओके, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं इज द स्टेट फंक्शन. ये इतना सब हमने एक्सपेरिमेंट किया जस्ट टू प्रूव दैट इट इज द स्टेट फंक्शन. तो सो कीप इन माइंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज हमने प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का हमने डायरेक्ट देख लिया कि स्टेट फंक्शन है, बट टू प्रूव दैट द इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन इसने काफ़ी लंबा वक्त लिया. अब कीप इन माइंड यहाँ पे सिर्फ इसने यू लिया एज द स्टेट फंक्शन. ठीक है, यू इज द स्टेट फंक्शन. नाउ अब हम देखते हैं बाय कन्वेंशंस ऑफ IUPAC इन केमिकल thermodynamics. Now what is IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry. Keep in mind, International Union of Pure and Applied Chemistry. The positive sign expresses the work done is positive when the work is done on the system and the internal energy of system increases. ये positive sign donate करता है. If the work done by the system, अगर work system के द्वारा हुआ है, then the work done will be negative because internal energy of the system decreases. और ये फॉर्मूला हमें ये बताता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस W. ओके, तो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, यानी कि सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, देन इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगा. बट अगर वर्क सिस्टम के द्वारा होगा, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम, देन द एनर्जी विल डिक्रीज एंड दस द इंटरनल एनर्जी विल आल्सो डिक्रीज. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीप इन माइंड. अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, जिसमें ये पता चलता है कि टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन एंड वी नो दिस.
and the change in temperature is independent. Change in temperature is independent of the route taken. ठीक है. Similarly to change in internal energy, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पॉन्ड फॉर एग्जांपल. अब ये सब स्टेट फंक्शंस के बारे में बता रहे हैं. Okay. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि example is a state function because the change in volume of its water is independent of the route by which the water is filled in the pond either by rain or tube in. अब कह रहा है कि ये जो तुम्हारा चेंज इन वॉल्यूम है ये भी स्टेट फंक्शन है बिकॉज ये भी फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है. ये डिपेंड नहीं कर रहा कि वो बारिश के पानी से कोई नदी भर गया हो या तुमने पाइप लाके नदी के अंदर पानी डाल दिया हो और वो फिल कर दिया हो. तो समझ गया. नाउ ही दैट इज हीट. हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से. नाउ लेट्स रीड दिस. We can also change the internal energy of a system by transfer of heat because we know this formula. तुमने वर्क से देख लिया कि तुम इंटरनल एनर्जी पे चेंजेस ला सकते हो. सिमिलरली अब हम देखेंगे हीट के द्वारा हम इंटरनल एनर्जी पे चेंजेस ला सकते हैं. ओके. तो वी कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बाय ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम और वाइस वर्सा विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क. बिना वर्क को इफेक्ट किए हीट में चेंजेस लाके हम इंटरनल एनर्जी पे प्रभाव डाल सकते हैं. ठीक है. दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंट इज कॉल्ड हीट. Now, by transfer of heat through a thermally conducting wall instead of adiabatic wall. Thermally conducting wall ही heat transfer में help करेगा because in adiabatic wall हमने पहले देखा था. Adiabatic wall में हमारा क्या होता है? Heat exchange होता है zero. So we need the thermally conducting walls. यहाँ पे सेम चीज दे रखा है. सिस्टम विच अलाउ द हीट ट्रांसफर टू द बाउंड्री इट इज द थर्मली कंडक्टिंग. ओके. अब यहाँ पे देखना है तुम्हारा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये इक्वल है हीट के. ये कब होगा? जब हमारा वर्क डन जीरो होगा या वर्क डन जीरो होगा व्हेन नो वर्क इज डन. और वर्क डन कब जीरो होगा? वर्क डन कब जीरो होगा? जब हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम होगा बिकॉज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अगर हमारा वर्क डन ही जीरो हो जाए तो ऑफकोर्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू heat. Okay. By conventions of IUPAC in chemical thermodynamics, the heat is positive when the heat is transferred from the surrounding to the system and the internal energy of the system increases just like work. And similarly जो तुम्हारा heat है वो negative होगा when heat is transferred from the system to the surrounding रिजल्टिंग द डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ये हम काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं. ओके. सिमिलरली देखो यहाँ पे वर्क के लिए था ना. द पॉजिटिव साइन एक्सप्रेसेस यहाँ पे द पॉजिटिव साइन एक्सप्रेसेस वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस. दोनों ही सिमिलर है. नाउ वी विल सी द जनरल केस और जहाँ पे हमें फाइनली ये फॉर्मूला मिलेगा जो हम पहले से यूज करते आ रहे थे. ओके. So the change of state is brought about both by the doing work and the transfer of heat. यानी कि change in state यानी कि change in internal energy because of both heat and work के चलते होगा. Okay. So Q plus W is equal to delta U will depend only on the initial and the final state. Similarly of conservative force वो भी independent था ना path taken के. तो ये भी independent है ये किस रास्ते से इसका state change हुआ. It will be independent on the way the change is carried out. Same thing जो मैंने अभी बोला. अब हम देखते हैं about the isolated system. If there is no transfer of energy as heat or as work, तो isolated system बोलते हैं. That is W is equal to 0 and Q is equal to 0. Then a change in internal energy या change in state is equal to 0. And this is an important point to keep in mind. In isolated system, that is if work done is 0 and heat is 0, then the change in internal energy will be also equal to 0. Now यहाँ पे देखो delta U is equal to Q plus W is mathematical statement of the first law of thermodynamics. और हम इसे कह सकते हैं this is the first law of thermodynamics. The energy of an isolated system is constant. ठीक है. अब हम देखते हैं ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत भारी भरकम से स्टेटमेंट बोला द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट. इट इज कॉमनली स्टेटेड
It is commonly stated as the law of conservation of energy. That is, energy cannot be created nor be destroyed. Simple, जो तुम 9th क्लास से देखते आ रहे हो. अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, there is considerable difference between the character of the thermodynamic property, energy, and that of mechanical properties such as volume. He can specify an ambiguous यानी absolute value for volume of a system in a particular state, but not absolute value of the internal energy. Okay? तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पैराग्राफ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसे समझना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है. ओके, बट मैं इसे ईजिली एक्सप्लेन करता हूँ आसान तरीके से. इसमें ये बोल रहा है, देखो, इसमें ये बोल रहा है कि एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी एनर्जी. अब इसने एनर्जी को यहाँ पे बोला है थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक है, थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी एनर्जी. और जो यहाँ पे वॉल्यूम को बोला है, ये बोला है मैकेनिकल प्रॉपर्टी सच एज वॉल्यूम. अब ये कह रहा है कि एक बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन द थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी एनर्जी एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी सच एज वॉल्यूम. अब वो कौन सा डिफरेंस होता है हम वो देखते हैं. तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम तो फाइंड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी. हम किसी सिस्टम में वॉल्यूम तो फाइंड कर सकते हैं, बट इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो अब यू माइट बी थिंकिंग, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर कर रहे थे, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी जो हम थर्मोडाइनमिक से मेजर करते हैं वो हम रिलेटिवली मेजर करते हैं, ना ही कि एब्सोल्यूट वैल्यू में. तो कीप इन माइंड, वॉल्यूम हम एब्सोल्यूट मेजर कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट मेजर करना पॉसिबल नहीं है. वी मेजर इन रिलेटिव टर्म्स, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. बस यही बोल रहा था. और इसने इसको बोलते हुए एक चीज़ बोल दिया कि जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, वो एक थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी है, और जो वॉल्यूम है वो एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है. ओके, तो कीप इन माइंड, however we can measure only the change in internal energy delta u of the system, but not the absolute value of the internal energy of the system. Okay, अब हम देखते हैं एग्जांपल 5.1. द फर्स्ट एग्जांपल, express the change in internal energy of a system when no heat is absorbed by the system, यानी कि Q हो गया 0 from the surrounding, but the work is done on the system. What type of wall does the system have? बट जो वर्क है वो इक्वल नहीं है 0 के. तो इसमें ऑफकोर्स कंडक्टिंग वॉल रहा होगा. ऐसे अगर सोचते हो तो गलत है, बिकॉज हमने काफ़ी यहाँ पे क्लियरली देखा कि यहाँ पे हीट चेंज या एक्सचेंज नहीं हो रहा. ऑफकोर्स अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा तो ये है एडियाबैटिक वॉल, बिकॉज हमने देखा था अभी ऊपर वाले टॉपिक्स में, जब Q इज इक्वल टू 0 हो देन इट इज द एडियाबैटिक वॉल. नाउ हम देखते हैं सेकंड. अब इसमें क्या हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द एडियाबैटिक. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए. नाउ द सेकंड पॉइंट, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन is equal to 0, but the Q amount of heat is taken out of a system and given to the surrounding. बट यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है, उल्टा यहाँ पे Q डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है बिकॉज हीट इज गिवन टू द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम. तो ये किस टाइप का वॉल है? तो इसके पास होगा थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स होंगे, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स. अब हम देखते हैं थर्ड टाइप, वर्क. W amount of work is done by the system and Q amount of heat is supplied to the system. What type of system would it be? अब इसमें ये पता चलता है वर्क डन भी हो रहा है और Q amount of heat is supplied to the system भी है, तो ये वर्क किस टाइप का है? तो इफ़ यू आर राइटिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी थर्ड पॉइंट के लिए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे होगा? यहाँ पे देखो वर्क डन बाय द सिस्टम है, यानी कि ये निगेटिव वर्क रहा होगा, एंड हीट जो है Q जो है वो सप्लाइड टू द सिस्टम, यानी कि पॉजिटिव रहा होगा, तो ये Q माइनस W रहा होगा. तो दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे देखो एनर्जी चेंजेस तो हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस, बट यहाँ पे मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा. ठीक है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा बट एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है. तो दिस इज द रीजन वी विल से दिस इज द क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम. अब हम देख लेते हैं, हमने जो फर्स्ट पॉइंट देखा था वहाँ पे Q 0 था, ओके, हीट 0 था, तो वॉल इज एडियाबैटिक बिकॉज एडियाबैटिक में Q 0 होता है. तो हमने ये देखा था.
देन थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, बिकॉज वहाँ पे जो हीट था वो डिक्रीज हो रहा था, तो वी कैन से दैट इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो गेटिंग डिक्रीज। एंड पॉइंट नंबर 3 ये हमने देखा था वर्क डन बाय द सिस्टम था एंड क्यू इज गिवन टू द सिस्टम था, और यहाँ पे मैटर के बारे में कुछ नहीं लिखा, सो दिस इज अ क्लोज सिस्टम बिकॉज एनर्जी चेंज इज टेकिंग प्लेस। नाउ वी विल सी द टॉपिक 5.2 दैट इज द एप्लीकेशन। Many chemical reaction involve the generation of gases capable of doing mechanical work or generation of heat, और ये सब क्या करता है, causing to change the internal energy। ठीक है, नाउ हमारा जो सब टॉपिक है 5.2.1 दैट इज वर्क, वी विल कंसिडर ओनली द मैकेनिकल वर्क दैट इज पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि ये जो वर्क है या जो भी मैकेनिकल वर्क है या जनरेशन ऑफ हीट है, ये जो कैपेबल है चेंज करने का इंटरनल एनर्जी, उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं और अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम पहला टॉपिक जो सब टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज वर्क, और वर्क में हम लोग सिर्फ मैकेनिकल वर्क को कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें पहला एग्जांपल है हमारा दैट इज द पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो नाउ सी फ्रॉम दिस ग्राफ, एक चीज़ तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो कॉम्प्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम, यानी कि ऑन द सिस्टम है, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, तो पहली बात कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा, इस चीज़ को ध्यान में रख लो। नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस। अब सोचो कि हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर है एंड दिस एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द गैस। ओके, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है हमारा प्रेशर ऑफ द गैस से, एंड ये जो हमारा कंटेनर है इसमें 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है जिसका प्रेशर P और वॉल्यूम V1 है, और इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, अंदर की तरफ दबा रहे हैं, और ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आएंगे इसकी वजह से, बिकॉज दिस इज द आइडियल कंडीशन। और वी हैव सीन दैट कि जो प्रेशर आउटसाइड था वो एक्सटर्नल प्रेशर जो है दैट इज ग्रेटर देन प्रेशर इनसाइड। तो जब हम कंप्रेस करेंगे यानी कि वी आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, देन द W विल बी पॉजिटिव, पिस्टन मूव्ड इनवर्ड अंटिल, अब हमें ये पिस्टन को अंदर तब तक भेजना है जबकि, या जब तक वो तब तक ही जाएगा जब तक वो एक्सटर्नल प्रेशर और जो हमारा इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस था वो दोनों इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तब तक वो अंदर जाएगा, एंड एट दैट टाइम जो हमारा वॉल्यूम V1 था इनिशियल, वो चेंज हो जाएगा V फाइनल में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो गया ड्यू टू द कंप्रेशन, यानी कि हमारा वॉल्यूम डिक्रीज है, यानी कि हमारा डेल्टा V जो है वो निगेटिव में आएगा, और हमें वर्क डन चाहिए पॉजिटिव में। तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे वर्क डन को, वर्क डन इज इक्वल टू निगेटिव P मल्टीप्लाइड बाई V। तो जो हमारा चेंज इन V निगेटिव अगेन आएगा, तो निगेटिव निगेटिव विल बी पॉजिटिव, और फाइनली हमारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ओके, तो हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम है यहाँ पे वो है निगेटिव, हमने ये देख लिया, और ये सिंगल स्टेप कंप्रेशन है, सोचो कि एक बार में इसे अंदर की तरफ इसने पुश कर दिया है, तो यहाँ पे सिंगल स्टेप के बारे में बोल रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज है वो वॉल्यूम चेंज कैसे है, ये जो हमारा लेंथ है और हमारा एरिया है, तो ये वॉल्यूम चेंज आ गया दैट इज V फाइनल माइनस V इनिशियल, एंड दिस इज निगेटिव। और जो यहाँ पे प्रेशर की हम जो बातें करते हैं, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है तो हम प्रेशर के साथ अगर एरिया को मल्टीप्लाई कर दे, तो एरिया एरिया विल कैंसल आउट एंड वी विल गेट द फोर्स। ओके, एंड वी ऑल्सो नो द फॉर्मूला फॉर वर्क डन दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि प्रेशर इंटू एरिया इंटू एल, ये रहा हमारा शॉर्ट फॉर्म। नाउ A इंटू एल वी नो दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम, तो P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई निगेटिव डेल्टा V, तो ये हमारा आ गया निगेटिव P एक्सटर्नल डेल्टा V। बट हमें वर्क डन पॉजिटिव में चाहिए ना, बिकॉज दिस इज कंप्रेशन एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो हम कन्वेंशनली निगेटिव साइन एक और ले लेंगे और निगेटिव निगेटिव हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेम चीज इसने लिखा है, the negative sign of the expression is required to obtain the conventional sign for W which will be positive। ये पहले से डिसाइडेड था कि W पॉजिटिव ही होना है बिकॉज दिस इज अ कंप्रेशन एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये इंडिकेट करता है एक केस को जिसमें कंप्रेशन में जो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, जहाँ पे हमारा चेंज इन वॉल्यूम वो तो निगेटिव है, और निगेटिव से वो अगेन मल्टीप्लाई होता है और वो पॉजिटिव साइन बन जाता है वर्क डन का। ठीक है, hence the sign obtained for the work will be positive, ये हमने पहले ही देख लिया था। तो हमारे इस चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये है कि वर्क डन ऑन द गैस ये कंप्रेशन में होता है और ये पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम एक ग्राफ देखते हैं। अब इस ग्राफ को मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं, क्या था,
इफ ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट बट चेंजेस इन नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स, तो जो वर्क डन होगा वो हम समड कर देंगे निगेटिव ऑफ सबमिशन पी डेल्टा वी, और ये इरिवर्सिबल होगा। ये जो शेडेड एरिया है इसके एरिया को, ये जो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेंगे शेडेड एरिया। ओके, अब हम देखते हैं द नेक्स्ट पैराग्राफ। If the pressure is not constant but the changes during the process such that it is always infinitesimally greater than the pressure of the gas। अब देखो ये जो सेकेंड फिगर हम देखने वाले हैं यहाँ पे हम इनफाइनाइट देख रहे हैं, ठीक है, बट हमने जो पहले वाले में देखा था वहाँ पे हमने फाइनाइट देखा था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो और इसके ग्राफ को फाइंड करो कि फाइनाइट में कैसा कंडीशन था, और इसका जो वर्क डन था दैट वाज सबमिशन ऑफ पी डेल्टा बी विथ नेगेटिव साइन। ओके, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है और वो चेंज हो रहा है एवरी मूवमेंट पे, और वो ऑलवेज इनफाइटेसिमली ग्रेटर है देन द प्रेशर ऑफ द गैस के, तो हम एट ईच स्टेज वॉल्यूम डिक्रीजेस इन्फिनिटेसली स्मॉल अमाउंट, और वर्क डन हम कुछ ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे पी एक्सटर्नल को डेल्टा डीवी के साथ, सॉरी डीवी के साथ, और यहाँ पे हम वी इनिशियल और वी फाइनल इनके लिमिट्स को लेंगे, और यहाँ पे अगेन निगेटिव साइन होगा। ओके, तो लेट्स रीड दिस वंस। If the pressure is not constant but the changes during the process such that it is always infinitesimally greater than the pressure of the gas, जो मैंने ग्राफ पे लिख रखा है, then at each stage of the compression the volume decreases by an infinitesimally small amount that is dV। तो ऐसे केस में जो हमारा वर्क डन कैलकुलेट होगा कुछ ऐसे होगा जिसमें हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद द लिमिट ऑफ वी एफ एंड वी आई, यहाँ पे भी निगेटिव साइन इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे जो P एक्सटर्नल है वो इक्वल होगा, इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस dP। dP है ये एक स्मॉल अमाउंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है इन केस ऑफ कंप्रेशन। इन एन एक्सपेंशन प्रोसेस अंडर द सिमिलर कंडीशंस द एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। अब हमने ये जो भी पॉइंट्स देखे थे ऊपर के वो हम कंप्रेशन के लिए देखे थे, और कंप्रेशन में हमारा एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर था इंटरनल प्रेशर के गैस का, ठीक है। बट अगर हम एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे तो एक्सपेंशन में हमारा जो इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस होंगे वो ग्रेटर होंगे देन द एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो, ठीक है। तो बस ये चीज़ों को दे रहा है। तो यहाँ पे P एक्सटर्नल जब हम लिखेंगे तो इंटरनल में से माइनस करेंगे इस DP को। इन जनरल केसेस वी कैन राइट P एक्सटर्नल, तो हम प्लस माइनस दोनों साइन के साथ कंसिडर करते हैं, और ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। हम देखते हैं अगला स्टेटमेंट ये क्या बोलता है। A process or change is said to be reversible if the change is brought out in a such a way that the process could at any moment be reversed by an infinitesimal change। इस पॉइंट को तुम ध्यान में रख लो, जब भी कभी इनफाइटेसिमल चेंज होंगे, मतलब बहुत ही छोटे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो लेवल पे, उस लेवल पे कुछ चेंजेस होंगे तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। A reversible process proceed infinitely slowly by a series of equilibrium steps such that system and the surrounding are always in near equilibrium with each other, और हम जब भी चाहें उनको रिवर्स कर सकें, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने देख लिया। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख लो। जो हमारा प्रेशर एक्सटर्नल है वो प्रेशर इंटरनल प्लस माइनस इनफाइनाइटेसिमल प्रेशर के बराबर है, ठीक है। तो P इंटरनल प्लस dP कब होगा, ये होगा कंप्रेशन के केस में P इंटरनल प्लस dP, एंड जब एक्सपेंशन का केस आएगा, एक्सपेंशन के केस में P इंटरनल माइनस dP होगा। ये हमने देखा अभी टेक्स्ट में, ठीक है। और जो भी प्रोसेस अदर देन रिवर्सिबल होगा, जो इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंजेस के साथ नहीं होगा, उसको हम इरिवर्सिबल बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे सर्टेन लेवल ऑफ गैप होंगे बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, और इसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, नाउ वी कैन रिलेट वर्क टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम अंडर द रिवर्सिबल कंडीशन। अभी रिवर्सिबल कंडीशन के अंदर हम इसको रिलेट कर रहे हैं। अब हमने इस चीज़ को देखा था, एक्सटर्नल प्रेशर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, कीप इन माइंड। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ लिमिट के साथ, और ये रिवर्सिबल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम जो हमारा ये है इन्फिनिटेसिमल प्रेशर है काफ़ी स्मॉल होता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसने सेम चीज़ दे रखा है, ओके। और हम एक फॉर्मूला के बारे में जानते हैं, दैट इज पी वी इक्वल टू एन आर टी, ओके।
तो यहाँ पे हम प्रेशर को ऐसे लिख सकते हैं nRT डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और देयरफॉर एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो होगा जहाँ पे डेल्टा टी चेंज नहीं होगा, तो आइसोथर्मल हो जाएगा, डेल्टा टी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो वहाँ पे हम वर्क डन बाय रिवर्सिबल को इस तरीके के अलावा ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रेशर को चेंज कर दिया है इस टर्मिनोलॉजी के साथ, और यहाँ पे फाइनली वर्क डन बाय रिवर्सिबल का एक फाइनल फार्मूला मिल जा रहा है, जिसमें हमें एक चीज़ दिमाग में रखना है दैट वॉल्यूम फाइनल ऊपर है और वॉल्यूम इनिशियल नीचे है। बट अगर यहाँ पे तुम्हारे दूसरे केसेस में अगर तुम प्रेशर के साथ देखते तो पी आई ऊपर होता और पी एफ नीचे होता, बट अभी तुम इसे याद रखो, ठीक है। नाउ व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन? एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन अ वैक्यूम, वैक्यूम यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जहाँ पे जीरो है, तो उसे हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। तो हमने एक चीज़ पता किया कि फ्री एक्सपेंशन किसे कहते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, तो अब यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो अगर प्रेशर ही जीरो है तो वर्क डन कहाँ से होगा? तो ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, वर्क डन तो जीरो ही होना है, ओके। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं अबाउट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो अगेन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हमारा डब्ल्यू तो जीरो हो जाना है वर्क डन, तो हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, ये दे रखा। अब यहाँ पे क्यू वी क्या डोनेट करता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट चेंजेस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम को डिनोट कर रहा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, isothermal and free expansion of an ideal gas. So isothermal, you know it very well that the T is constant and the delta T is equal to 0. So expansion of an ideal gas into vacuum, यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, कब, फ्री एक्सपेंशन में। ऑल्सो जूल डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली दैट जब हीट इज इक्वल टू जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो हो जाएगा। तब तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जब हम अब बात कर रहे हैं अबाउट आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन एक साथ, ठीक है। तो आइसोथर्मल से तो तुम्हें ये पता चला डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। अब एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे लिख दिया एक्सपेरिमेंटली जूल ने डिटरमाइन किया था, लेट मी टेल यू। तुम ये फिजिक्स में देखोगे इन विच द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ओके। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है बट मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। तो जब यहाँ पे तुम्हारा डेल्टा टी जीरो होगा तो ऑफ कोर्स योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल इक्वल टू जीरो। तो तुम्हें ये चीज़ पता चल गई, डेल्टा यू तो जीरो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या सॉरी आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड ऑल्सो ये फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल जीरो होगा, प्रेशर एक्सटर्नल जीरो होगा, देन द वर्क डन विल ऑल्सो इक्वल टू जीरो, ओके। तो तुम कह सकते हो ना कि डेल्टा यू इज इक्वल टू टू प्लस डब्ल्यू, एंड यहाँ पे डेल्टा यू भी जीरो है और क्यू प्लस जीरो है, तो ऑफकोर्स क्यू विल ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे तुम्हारा क्यू भी जीरो हो गया, डेल्टा यू भी जीरो हो गया, और हमारा डब्ल्यू भी जीरो हो गया, ओके। बस ये इन चीज़ों को बोल रहा था। नाउ ये जो हमारा फॉर्मूला इसने डायरेक्टली दे रखा क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ से हम आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के बारे में और रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में कुछ देखेंगे। अब यहाँ पे हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे हीट को कंसिडर कर रहे हैं। तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि जब तुम्हारा आइसोथर्मल कंडीशन है तो डेल्टा यू जीरो होगा। तो जब डेल्टा यू जीरो होगा तो हीट किसके बराबर होगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन, ओके, निगेटिव ऑफ वर्क के होगा बराबर। तो जब तुम्हारी बारी आती है, देखो अब तुमने यहाँ पे रखा इरिवर्सिबल के लिए, तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पे जो तुम्हारा V फाइनल है वो ग्रेटर है देन द V इनिशियल, और हमने यहाँ पे पहले भी देखा था कि जो वर्क आ रहे थे ना वो निगेटिव टर्मिनोलॉजीज के साथ आ रहे थे। तो तुम ये लिख सकते हो ना, Q इज इक्वल टू माइनस माइनस डब्ल्यू। तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर यहाँ पे आ रहा है ये पॉजिटिव में आ जाएंगे, ठीक है। अब तुम देखोगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल के बारे में, अगेन द सेम थिंग, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और ये आइसोथर्मल रिवर्सल के लिए तुमने NRT ln V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल यूज करना है, और तुम्हारा फाइनल फार्मूला ये आएगा, ओके, फॉर Q। कीप इन माइंड ये हीट के लिए फॉर्मूला है, याद ही करो इसको, ये हीट के लिए है, एंड दिस इज फॉर वर्क डन रिवर्सिबल, ठीक है। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है जिसमें
माइनस 2.303 एनआरटी लॉग यूज हो रहे हैं, और हीट के लिए यहाँ पे माइनस नहीं है बट यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, 2.303। तो कीप इन माइंड क्यू के लिए पॉजिटिव में होता है 2.303 एनआरटी log V final divided by V initial, and for work done हमारा होता है 2.303 nRT log V final divided by V initial। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि Q के साथ ये पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W, ठीक है। सो दिस इज द रीजन ये पॉजिटिव है। अब इन चीज़ों को एकदम माइंड में रख लो, ये कंफ्यूज नहीं होना है, और तुम्हें हर जगह ये कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है कि ये पॉजिटिव में आएगा ऐसे करके मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव आएगा, बिकॉज थर्मोडाइनमिक में अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं तो इस पे न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन बनेंगे, और हमें डायरेक्ट क्यू के साथ ऐसे रख लेना है और वर्क डन में हमें निगेटिव लेके सॉल्व कर लेना है। ओके, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम 5.2। अब हम देखते हैं इसमें क्या दे रखा, पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस at a pressure 10 atm expand isothermal, isothermal means delta T is equal to 0 at 25 डिग्री सेल्सियस into the vacuum। अब अगर ये वैक्यूम है यानी कि P एक्सटर्नल 0 हो गया, P एक्सटर्नल 0 हो गया तो वर्क 0 हो जाएगा वैक्यूम में, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मच वर्क इज डन। तो अब हमने डायरेक्ट देख लिया, अगर ये वैक्यूम है, ये एक्सटर्नली 0 है, तो हमारा वर्क डन तो हो जाना है 0, और यहाँ पे नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, और नो हीट इज एब्जॉर्ब के पीछे हमारा रीजन क्या था, बिकॉज हमने देखा ये आइसोथर्मल था। आइसोथर्मल था तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गया होगा। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गया होगा तो Q हो गया होगा माइनस W के। देन वी कैन से दैट व्हेन आर वर्क 0 देन Q इज इक्वल टू आल्सो 0। नाउ विल सी प्रॉब्लम 5.3, बिकॉज हमने 5.2 में तो काफी क्लियरली देख लिया है कि डेल्टा U हो गया 0 की वजह से हो गया Q इज इक्वल टू माइनस W, W निकल गया 0 तो Q भी हो गया 0, हीट भी हो गया 0, वर्क डन भी हो गया 0। नाउ प्रॉब्लम 5.3, हमें सेम क्वेश्चन को कंसीडर करना है, बट इस टाइम हमें जो हमारा वैक्यूम जो हमारे फर्स्ट कंडीशन में था, फर्स्ट क्वेश्चन में, अब वैक्यूम नहीं रखना, अब हमें रखना है कि एक्सटर्नल का वैल्यू 1 एटीएम। तो बट ये आइसोथर्मल था, तो आइसोथर्मल था तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 रहा होगा, तो Q जो हीट है वो निगेटिव ऑफ वर्क के हो रहा होगा बराबर, तो Q इज इक्वल टू माइनस W एंड P एक्सटर्नल इनटू वॉल्यूम चेंज, जो हमारा वॉल्यूम चेंज 8 आ रहा था और P एक्सटर्नल हमारा 1 था, तो हमारा आंसर हो गया 8 लीटर एटीएम। ओके, नाउ प्रॉब्लम 5.4। अब यहाँ पे हमें कंसीडर करना है एक्सपेंशन गिवन इन प्रॉब्लम 5.2 फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंसीडर्ड रिवर्सिबली। ओके, तो अगेन यहाँ पे Q इज इक्वल टू माइनस W में सेम लेना है। तो अब तुम्हें फाइंड, देखो अब यहाँ पे हमने बोला था ना, जब भी हमें हीट के बारे में देखना है तो हमें पॉजिटिव में लेना है, बिकॉज अब कॉन्सेप्ट का क्या करोगे, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो तुमने डायरेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव में ले लिया 2.303 बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइंड द हीट, और हमने तुमने फॉर्मूला लगाया, V फाइनल तुम्हारा था 10 और V इनिशियल था 2, तो ये हो गया 5 एंड लॉग 5 का वैल्यू होता है 0.69। ओके, और तुम इसको फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर निकल आएगा। लॉग 5 का वैल्यू देखो 0.69 था, यहाँ पे 298 को तुम 300 लेके सॉल्व कर सकते हो और तुम्हें क्लोज आंसर मिल जाएगा, जो कि आंसर यहाँ पे दे रखा है। सो दिस इज फॉर हीट, बिकॉज हमें फाइंड आउट ही करना था हीट को। ओके, तो हमने ये तीनों प्रॉब्लम्स को देख लिया। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख रखा आइसोथर्मल के बारे में। आइसोथर्मल इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, हमें अच्छे से जानते हैं। हीट एब्सॉर्ब बाय द गैस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द आइडियल गैस, सो इट्स सराउंडिंग डेल्टा U इज 0। अब मैंने वो जो बताया था ना NCV डेल्टा T, वो तो एक फिजिक्स का फॉर्मूला से बस मैंने रिलेट करने के लिए बोल दिया था, बट जो ओरिजिनली केमिस्ट्री में जो होते हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बस मैं बता देता हूँ। वो आइसोथर्मल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हीट एब्जॉर्ब होता है गैस के द्वारा वो इक्वल होता है वर्क डन बाय द आइडियल गैस, यानी कि जो हीट एब्जॉर्ब हुआ उस सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन कर दिया, तो दोनों कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। Q माइनस W व्हेन Q इज इक्वल टू W है, तो Q इज इक्वल टू W है और दोनों को माइनस कर देना है, तो इक्वल से इक्वल को माइनस करोगे देन तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा 0। तो कीप इन माइंड, बट जनरली तुम बस इतना ही याद कर लो, जहाँ पे भी आइसोथर्मल होगा वहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा एंड इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 5.2.2।
enthalpy, which is also represented by capital H. So what does the term enthalpy means? Enthalpy is nothing but the amount of heat transfer that occur at the constant pressure. So keep in mind enthalpy HP, यानी कि enthalpy at constant pressure. So point a useful new state function. Now we all know that the enthalpy is the state function because it depends upon the final state and not how it is reached. Okay, तो ये सिर्फ final state पे depend करता है. So first line, we know that the heat absorbed at constant volume is equal to the change in internal energy. So keep in mind U V H T means internal energy at constant volume, enthalpy at constant pressure. Okay, ठीक है, तो just keep in mind yeah, U V H T. But most of the chemical reactions are carried out not at constant volume but in flask or test tube under a constant atmospheric pressure. Okay, so change in internal energy is equal to heat at constant pressure minus P delta V, और यहाँ पे QP जो है वो heat absorbed by the system है, minus P delta V is represent the expansion work done by the system. In expansion negative work done, that is the reason यहाँ पे W negative है. Okay, यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि बस यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी को दिखा रहा है, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस द इनिशियल वन, एंड यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर हीट से सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है इस वॉल्यूम को. तो इस पे हमें उतना ध्यान नहीं देना बिकॉज हमें फाइनली देखना है कि इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज डेरिवेशन पार्ट से तो हमें मतलब नहीं है. इफ द क्वेश्चन विल कम, या तो वो डेफिनेशन से कोई स्टेटमेंट बना लेगा वरना इट विल आस्क न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला. ओके, तो हमारा जो इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी. ओके, दिस इज फॉर्मूला फॉर ओनली इंथैल्पी, बट व्हेन यू आर फाइंडिंग द चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी का फॉर्मूला आगे देख लेते हैं. उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं. दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस, H इज इक्वल टू Q प्लस nRT. वी ऑल नो दिस, PV इज इक्वल टू nRT. यही रीजन है कि हम लोग PV को एक्सचेंज कर सकते हैं विद द nRT टर्म. ओके, नाउ अब यहाँ पे जो इक्वेशन 5.6 था, अब यहाँ पे देखो उसने क्या करा है. ये बस डेरिवेशन वाले पार्ट हैं, बिकॉज यहाँ पे जो तुम्हारा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ से इस साइड लाकर U1 U2 को यहाँ पे इस साइड भेज दिया, लेफ्ट से राइट एंड राइट से लेफ्ट इसने भेज दिया इधर उधर, और फिर इस टर्मिनोलॉजी को लाया जिसको हम लोग बोलते हैं H. एंड अब यहाँ पे क्या इसने फाइंड करा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी. तो अब यहाँ पे देखो, ऑल्दो हीट इज अ पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, H is a state function because it depends upon U, P and V. All of these are state functions. Therefore, change in enthalpy is independent of path. Hence, QP is also independent of path. Okay. Let me explain you this side. इससे एक बहुत ही important statement मिलता है हमें. हमारा वो statement है that heat at constant pressure is state function, but heat is path function. Okay, because it is path dependent. So remember this, this is very important points. Okay, now what was the reason जिसमें heat at constant pressure this become the state function? ये reason ये था कि heat at constant pressure is equal to change in enthalpy. Okay, now अब इसको derive करने के लिए बुक में हमारा पीछे दे रखा है, derivation part में कुछ नहीं था, that is just simply enthalpy of 2 minus enthalpy of 1, और यहाँ पे enthalpy of 1 क्या था, simply
ऐसे कुछ फॉर्मूला से डिराइव हो रहा था, बट हमारा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तो इससे बस एक ही क्रिएट हो रहा है, दैट इज heat at a constant pressure is just a state function, but heat is a path function because it depends upon the path. Okay, so just keep this formula in your mind. Heat at constant pressure is equal to change in enthalpy, और इसको डिराइव इसने कुछ ऐसे करा था, ठीक है। इससे इसने ड्राइव करा था जस्ट ऐसे लाइक H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 2P। ये पार्ट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका इंपॉर्टेंट है, बस फॉर्मूला याद रखना बिकॉज यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, बस इसे तुम ड्राइव कर सकते हो काफ़ी इजीली और इस पॉइंट तक पहुंच सकते हो। एंड फाइनली यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, दैट heat at constant pressure is equal to change in enthalpy, and we all know this enthalpy depends upon U and pressure and volume, and we also know this U and PV and internal energy, pressure and volume all are state functions. That is the reason enthalpy is also a state function, and if this heat at constant pressure depends upon the enthalpy, then this is also a state function. So just keep this in mind and let's move to our next part. यहाँ पे इसने दे रखा say this change in enthalpy is independent of path. Okay, we know this because this is a state function. Hence, heat at constant pressure is also independent of path because यहाँ पे हमने देख लिया था QP is equal to change in enthalpy आ रहा था. Okay, so keep in mind and let's move to the next part. For finite changes at constant pressure, we can also write like this. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, change in enthalpy is equal to change in internal energy plus change in PV. ओके, यहाँ पे P कांस्टेंट है तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ये लगा दिया. ओके, नाउ नोट दैट व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, we are actually measuring the changes in the enthalpy. Okay, we know that QP is equal to change in enthalpy. So this is the reason. Okay, also keep in mind that what does the term enthalpy means. हमने तो ये तो देख लिया, enthalpy is nothing but the amount of heat transfer that occur at constant pressure H E, keep in mind. but ये जो टर्म है enthalpy, ये क्या मतलब करता है, दिस इज ऑल्सो गिवन इन NCERT और इससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं. enthalpy जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो enthalpian है. ओके, प्रोनाउंसिएशन इसका enthalpian है और इसका मतलब होता है टू वार्म और हीट अ कंटेंट. ओके, टू वार्म और हीट अ कंटेंट, कुछ गर्म करना या किसी कंटेंट को गर्म करना, मतलब हीट अप करना. ओके, तो ये वाला लास्ट वाला स्टेटमेंट तुमने देख लिया था, दैट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी. सेम थिंग ये बोल रहा था. नोट दैट व्हेन द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, वी आर एक्चुअली मेजरिंग द चेंजेस इन द एंथैल्पी, दैट मींस डेल्टा एच. ओके, यहाँ पे हम लोग एक चीज अंडरलाइन कर लेते हैं, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. ओके, हमने देख लिया. नाउ लेट्स मूव टू द next para. The same thing again here also, change in enthalpy is equal to QP. okay, heat absorbed by the system at constant pressure. अब इस चीज को ध्यान से लिख दो, यहाँ पे लिख दो by the system, heat absorbed by the system. so this is important point यहाँ पे. ओके, यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. change in enthalpy is equal to QP और QP क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर. अब यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स लिखे हैं, डेल्टा एच निगेटिव एंड डेल्टा एच पॉजिटिव. तो जहाँ पे भी डेल्टा एच इज इक्वल टू निगेटिव है, दैट मीन्स दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और वहाँ पे हीट रिलीज हो रही है. ठीक है, हीट इज इवॉल्व एंड वेन एवर द डेल्टा एच इज पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, देन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड हीट इज गेटिंग ऑब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग. ओके, हीट एब्जॉर्ब हो रहा उस रिएक्शन के लास्ट में. ओके, तो हम देखते हैं द सेम थिंग रिटन हियर ऑल्सो, delta H negative for exothermic reaction which evolve heat during the reaction and delta H positive for endothermic
reaction which absorb heat from the surrounding, okay, from surrounding, keep in mind. अब यहाँ पे सिस्टम लिख के वो कंफ्यूज कर दे और एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स काट, तो हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, एंड यहाँ पे जो हीट जो इवॉल्व हो रहा है वो तुम्हारा सिस्टम से इवॉल्व होगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो होगा इक्वल टू जीरो। अगर चेंज इन वॉल्यूम हमारा इक्वल टू जीरो होगा देन वी कैन वेरी इजीली से दैट जो हमारा पी डेल्टा वी आता था वो भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो जो हमारा जो फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये, तो इस वाले पार्ट को हम कह सकते हैं कि ये एलिमिनेट हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमारा सिंपली क्या बच जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ओके, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, एंड वी ऑल नो दैट जो हमारा डेल्टा एच होता है वो इक्वल होता है चेंज इन एंथैल्पी जो हमारा इक्वल होता है किसके, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमने देखा था, बट ये इक्वल है किसके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। So the difference between delta H and delta U is not usually significant for system consisting of only solid or liquid. Solid and liquid do not suffer any significant volume changes upon heating. तो कह सकते हो कि सॉलिड और लिक्विड पे ज़्यादा तो ये प्रभाव नहीं डालता, बट फॉर गैसेस ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो द डिफरेंस हाउएवर बिकम वेरी सिग्निफिकेंट व्हेन गैसेस आर इवॉल्व। तो हम कहते हैं कि हमारा एक फार्मूला आ जाता है और वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर टी, या डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा वी। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। यहाँ पे एक और फार्मूला, सारे फार्मूला, ये सारे फार्मूले तो तुमने देखे हैं, ये बुक से डिराइव हुए हैं, इस फार्मूले से डिराइव होते जा रहे हैं, विच वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट हमें सीधा फार्मूले, डायरेक्ट फार्मूलेस को रिमेंबर करने हैं, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फार्मूलाज, बिकॉज डायरेक्ट फार्मूला पूछने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, और यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल से क्वेश्चन पूछता भी है। अब सपोज करो कि इसने तो ये सिंपल बोल दिया, जो हमारा सॉलिड है और लिक्विड है उस पर उतने इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो हमें सिग्निफिकेंट इफेक्ट किस पे देखने हैं, ओनली फॉर गैसेस। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे जो हमारा एन है तो वो हम जस्ट प्रोडक्ट में से माइनस करते हैं रिएक्टेंट के, गैसेस मॉलिक्यूल्स जितने भी गैसेस के जितने भी मोल्स हैं दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम्पलर में भी मिलने वाले हैं और साइंस में भी, तो जब हम करेंगे तो उस समय फिर इस चीज़ को दोबारा हम नोटिस करेंगे, ओके। नाउ सी दिस, पी डेल्टा पी बी को हम लोग एनआरटी भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला पी बी इज इक्वल टू एनआरटी, वी ऑल नो दिस। एंड यहाँ पे फॉर ए मॉलिक्यूल, यहाँ पे फॉर बी के लिए है, तो अगेन यहाँ पे चेंजेस वाले पार्ट कर रहा है, ए से बी को, बी से ए को माइनस कर रहा, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो मिल रहा है पी डेल्टा बी इज इक्वल टू एनआरटी, तो बस हमें ये वाले फॉर्मूले को रिमेंबर करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और यहाँ पे जो डेल्टा एन है, डेल्टा एन जी, सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये वही बात है जो मैं अभी बोल रहा था, यहाँ पे जो एन था, कहाँ गया, यहाँ पे जो एन था तो बस यहाँ पे, सॉरी, मैंने डेल्टा एन जो है तो बस मैटर करता था नंबर ऑफ मोल्स को जो हमें रिएक्टेंट से माइनस करने थे, सॉरी प्रोडक्ट से माइनस करते थे रिएक्टेंट वाले पार्ट के, और हमें वहाँ से निगेटिव साइन में चेंज हो जाता है या पॉजिटिव में चेंज हो जाता, देन हम कंपेयर करते डेल्टा एच और डेल्टा एच वर्सेस डेल्टा यू को हम कंपेयर करते हैं और हमारे आंसर्स को टिक मार्क करते हैं सिंपली। एक क्वाइट सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर। ये सेम फार्मूला हमने देख लिया। नाउ क्वेश्चन, सॉरी प्रॉब्लम 5.5, if water vapor is assumed to be a perfect gas, okay, गैसियस है, अब यहाँ पे हमारा मैटर करेगा डेल्टा एन जी, ओके। तो मोलर इंथैल्पी चेंजेस फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार प्रेशर है एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलो जूल पर मोल। 41 किलो जूल पर मोल क्या था, ये था हमारा मोलर इंथैल्पी, ओके, मोलर इंथैल्पी। और हमसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। हमने फॉर्मूला देखा है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर टी। अब हम देखते हैं कि ये डेल्टा एन आर टी, अब हम देखते हैं कि ये किस पे बेस्ड हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सेम फॉर्मूला देखो यहाँ पे देख रखा। अब यहाँ पे जो डेल्टा एन जी है, ये हमने देखा डेल्टा एन जी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ देखो ये गैस, पहली बात ये गैसियस में देखना,
अब गैस जितने भी उसमें गैस हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, उसके बाद ये वाले चीज को अप्लाई करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो अब हमारा ये कन्वर्शन ये था, तो अब इसमें देखो गैसियस वन है, ये गैस है और ये गैस तो है भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से गैसियस मॉलिक्यूल के, तो 1 माइनस 0, तो एन ही विल इक्वल टू 1। ओके, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस NRT। तो बिकॉज यहाँ पे इसने डेल्टा U को बाहर ले लिया और डेल्टा H को अंदर ले लिया, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और हमारा डेल्टा H का वैल्यू दे रखा था 41 किलो जूल। देन वी आर सब्सट्रैक्टिंग माइनस 1 एंड आर टी, तो आर की वैल्यू 8.3 और टी का वैल्यू जो हमारा टेम्परेचर है दैट वाज 100 डिग्री सेल्सियस, मींस 273 प्लस 100 दैट इज 373 केल्विन। Now after subtracting we are getting the answer as 37.094 kilojoule, and this is a quite simple question। बस इसमें आपके अपने सॉल्विंग स्किल जो है उसको ठीक रखना है। अब ये नहीं कि तुम 41 से माइनस कर रहे हो 3 और तुम कुछ और आंसर निकाल लो, तब तो गलत हो ही जाना है। बट हमारा जो बेस जो है जिससे हम इस क्वेश्चन को फाइंड कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट ओनली दिस फार्मूला। अगर तुम्हें ये फार्मूला अच्छे से पता है तो ये गलत तो नहीं होने वाले क्वेश्चन। अब इस फॉर्मूले को पता होने के बाद भी बहुतों से गलत हो जाएंगे अगर वो गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को ना पहचान सके और कंसीडर ना कर सके। ओके, तो नाउ लेट्स सी पॉइंट बी दैट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज नथिंग बट वो प्रॉपर्टी जिनका वैल्यू डिपेंड करता है ऑन द क्वांटिटी साइज ऑफ मैटर, या तो क्वांटिटी पे मैटर करेगा वरना उसके साइज पे मैटर करेगा। ओके, और उसके एग्जांपल है मास, बिकॉज मास हम कैसे देखते हैं 5 केजी 10 केजी। वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी क्या हुआ U, इंथैल्पी H एंड हीट कैपेसिटी C। तो इन सब के वैल्यूज डिपेंड करते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है या उसके मैटर का साइज क्या है। ओके, तो दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स ने देख लिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटरनल एनर्जी था, इंथैल्पी था, मास था, वॉल्यूम था एंड हीट कैपेसिटी भी थी। ओके, अब हम देखते हैं इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव का अगर ये वाला था तो इंटेंसिव इसके अपोजिट होगा एज द नेम साउंड्स। तो इट डजंट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ साइज और मैटर। देखो तो अब इसको याद कैसे रखोगे, अब सपोज करो इंटेंसिव है ना, तो इंटेंसिव कैसे याद कर लो, इंडिपेंडेंट I is equal to I। ओके, इंटेंसिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर, एंड उसके एग्जांपल है टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर। यानी कि इनके वैल्यू डिपेंड नहीं करते कि क्वांटिटी क्या है या साइज ऑफ मैटर क्या है। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको ले लो इंडिपेंडेंट, एंड उसका हो गया टेम्परेचर। अब okay, अब टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, और एक और कौन था, जो बुक्स में एग्जांपल दे रखे हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे वही वाले देखने हैं। फ्रेश अप। अब इसमें एक गेम है। अब सपोज करो तुमने देखा था कि एक्सटेंसिव डिपेंड करते हैं और इंटेंसिव इंडिपेंडेंट करते हैं, अगर हम दोनों को मिला दें तब क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है, ये जो हमारा एक्स है वो सपोज करो कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जो हमारा ये एन है ये अमाउंट ऑफ मैटर है। ओके, तो जब हम किसी एक्सटेंसिव को डिवाइड करते हैं अमाउंट ऑफ मैटर से, देन वो एज अ होल इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है, और उसके एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दे रखा है, अ मोलर प्रॉपर्टी XM इज द वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी X। बिकॉज हमने जो एन लिया था ना जिससे डिवाइड कर रहे थे, दैट वाज द रीजन उसको हम मोलर बोलने लगे XM। तो हम उसको जब डिवाइड करेंगे 1 मोल से, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, तो हमारा वैल्यू कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा अमाउंट ऑफ मैटर, यानी ये हो जाएगा इंटेंसिव में। और इसके जो एग्जांपल है वो है मोलार वॉल्यूम। जैसे कि वॉल्यूम तो तुम्हारा एक्सटेंसिव था, बट व्हेन यू डिवाइड विद द 1 मोल तब ये तुम्हारा हो गया इंटेंसिव। ओके, या यहाँ पे देखो मोलार हीट कैपेसिटी भी दे रखा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग कलर से सो तुम्हें याद हो जाएगा। वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है, एन है तुम्हारा 1 मोल। तो कीप इन माइंड दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड मोलार वॉल्यूम। एंड अगेन एक और दे रखा था ना,
वो दे रखा था ये वाला, ठीक है, ये हो गया मोलार हीट कैपेसिटी, कीप इन माइंड। तो ये दोनों हो गए इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हो गया यानी कि हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अब बाकी इसमें कुछ और नहीं दे रखा, एग्जाम्पल दे रखे हैं जनरली। अब देखो यहाँ पे बस एक डायग्राम दे रखा, बस उसे समझ लो। ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है और ये तुम्हारा ऑप्शन बी वाला डायग्राम है, पॉइंट बी वाला डायग्राम है। तो यहाँ पे ये दे रहा है कि जो तुम्हारे यहाँ पे टेम्परेचर है दैट इज इंटेंसिव, यानी कि वो सेम रहेगा अगर तुम यहाँ पे एक बीच में पार्टीशन लेते आ रहे हो, ठीक है, कुछ समय बाद। तो वो जो दोनों पार्टीशन है उनके दोनों के टेम्परेचर सेम है, बट पार्टीशन से पहले तुम्हारा इस बॉक्स का वॉल्यूम तो वी था, सपोज करो कि बॉक्स का वॉल्यूम 10 लीटर था, बट तुमने जब इसको 50% पार्टीशन कर दिया आधा आधा, तो इधर भी 5 लीटर गया, इधर भी 5 लीटर। और सपोज करो ये टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस था, तो जब तुमने डिवाइड कर दिया तो ये तो नहीं हुआ कि ये 10 डिग्री और ये भी 10 डिग्री, नहीं, ये भी रहा 20 और ये भी रहा 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इससे ये पता चला कि जो तुम्हारा टेम्परेचर था दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मैटर ऑफ द सब्सटेंस, बट द वॉल्यूम इज नॉट। ओके, सॉरी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे हमारा नया पॉइंट है दैट इज सी, एंड दिस इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ओके, सी, बड़ा सी। अब देखते हैं, पहले हीट कैपेसिटी हम बोल किसे रहे हैं। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर। ओके, यहाँ पे जब भी हम लिखते हैं हीट ट्रांसफर जो भी तुम्हारा हुआ वो इक्वल हम किसे बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर रिमूव करके हम इक्वल लाना चाहें देन हमें कोई कोफिशिएंट लेना होगा, कोएफिशिएंट इनटू डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। और ये क्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज नथिंग बट द हीट ट्रांसफर। ओके, तो ये जो तुम्हारा कोफिशिएंट है दैट इज नथिंग बट द सी, ओके, जिसको हम सी लेते हैं, दैट इज द हीट कैपेसिटी। और ये जो मैग्नीट्यूड है कोफिशिएंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ द कोफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन द साइज, कंपोजिशन एंड नेचर। दैट वाज द रीजन वी आर सेइंग दैट ये जो तुम्हारा हीट कैपेसिटी है दैट इज द एक्सटेंसिव, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द साइज एंड मैटर। यहाँ पे तुमने डायरेक्टली देखिए साइज पे डिपेंड कर रहा, कंपोजिशन पे डिपेंड कर रहा एंड नेचर पे डिपेंड कर रहा। अब कंपोजिशन कैसे, फॉर एग्जाम्पल वाटर का हीट कैपेसिटी कुछ और होगा, मिल्क का हीट कैपेसिटी कुछ और होगा, ओके। और हीट कैपेसिटी तो तुमने देख लिया क्या होता है। So we can measure the heat supplied by monitoring the temperature rise provided to know the heat capacity. When C is large, अब यहाँ पे देखो C is large, given amount of heat results only a small temperature rise, ठीक है, small temperature rise। तो keep in mind अगर C बड़ा रहेगा हमारा स्मॉल टेम्परेचर राइज होगा, ओके। मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ जिससे याद रहे, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ डेल्टा टी, ठीक है। तुम इस फॉर्मूले में से ही ड्राइव कर सकते हो। तो तुम बहुत आसानी से बोल सकते हो अगर हीट कैपेसिटी बड़ा हुआ देन द राइज इन टेम्परेचर विल बी लो, अगर ये छोटा हुआ देन द राइज इन टेम्परेचर विल हाई। तो वाटर हैज अ लार्ज हीट कैपेसिटी मीन्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रेज इट्स टेम्परेचर, ओके। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, नाउ assertion reason टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड वेरी इजीली। अब assertion में वो दे देगा ये वाली स्टेटमेंट को, वाटर हैज अ लार्ज, नहीं, लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रेज इट्स टेम्परेचर, assertion हो जाएगा, बिकॉज रीजन में दे देगा वाटर हैज अ लार्ज हीट कैपेसिटी। so this is a purely assertion reason type of question. now what is the molar heat capacity, हमने ये देखा था जब भी हम किसी एक्सटेंसिव को डिवाइड करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सपोज करो हमने मोलर से डिवाइड कर, मोल से डिवाइड कर दिया 1 मोल से, then it changes into the intensive property, and we all know that the heat capacity is the extensive property, and when we divide with the mole, okay, this becomes the molar heat capacity, and the molar heat capacity is intensive, and we know that the intensive is independent of the size or matter. So for 1 mole of the substance and is the quantity of heat needed to raise the temperature of 1 mole of 1 degree Celsius, because यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस की राइज को दिखा रहा, तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज द क्वांटिटी। अब स्पेसिफिक हीट क्वांटिटी हम किस कंडीशन में बोल रहे हैं,
जब वो हीट रेज कर रहा है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, और उसका मोल कितना है, 1 मोल। ठीक है, ये फॉर्मूले को हमने देखा था। अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, वहां पे मैंने कुछ और लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम फाइनली समझते हैं जो अभी हमने अभी डिस्कस किया पीछे। कैपिटल सी जो था दैट वाज द हीट कैपेसिटी, मींस द कोफिशिएंट ऑफ द राइज इन टेम्परेचर। ओके, और ये इनवर्स था टेम्परेचर चेंज के। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ये स्मॉल सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें मास से, ठीक है, तब तुम यहाँ पे एक देखो, ये कैपिटल सी हीट कैपेसिटी, स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड molar heat capacity divided by per mole of the substance. Okay, keep in mind. Now let's see the statement जो ये mark है. Specific heat, also called specific heat capacity, is the quantity of heat required to rise the temperature of one unit mass of a substance by 1 degree Celsius or in 1 Kelvin. Okay, और इस पॉइंट को हमने प्रीवियस वाले पेज में बहुत अच्छे से देखा था, विथ निमोनिक्स देखा था कि याद कर लो, जहाँ पे U है वहाँ पे B आएगा, और जहाँ पे H है वहाँ पे P आएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, U यानी कि जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ दैट वाज नथिंग बट द हीट चेंज एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और जो हमारा H था वो था चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H, और इट इज नथिंग बट द कांस्टेंट प्रेशर पे रखा हुआ हीट। ओके, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्यू को या क्यूपी को, क्यूबी या क्यूपी को, हमने एक जनरल फॉर्मूला तो देखा था ना, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। तो अगर तुम यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ले रहे हो तो तुम यहाँ पे बस जो तुम्हारा हीट कैपेसिटी है उसको सीवी से रिप्रेजेंट करो एंड नथिंग एल्स। अगर तुम कांस्टेंट प्रेशर के ले रहे हो तो हीट कैपेसिटी को जस्ट सीपी से रिप्रेजेंट करो एंड डेल्टा टी। तो ये हमने प्रीवियस वाले पेज में देखा था। अब यहाँ से हम डेरिवेशन करेंगे अपने सिंपल से फॉर्मूले के लिए, विच इज नथिंग बट द सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये जो सीपी है वो हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी जो है वो है हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पे जब क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं ना, तो ऑलवेज चेक कि देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो या मोलर हीट कैपेसिटी हो या बस जनरली हीट कैपेसिटी हो, इनमें काफ़ी मिनिमल चेंजेस होते हैं। ठीक है, काफ़ी मिनिमल चेंजेस होते हैं। तो जस्ट कीप इन माइंड कि क्वेश्चन में तुम्हारे इस सी को किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहा। अब सपोज करो इसने बोल देना था मोलार हीट कैपेसिटी, ये जो सी है वहाँ पे उसको बोल देता है मोलार हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तुम्हारा ये जो वैल्यू ऑफ आर है ना ये टोटली चेंज हो जाता। ठीक है, बट अगर यहाँ पे सिर्फ हीट कैपेसिटी है देन आर के बराबर होगा। ठीक है, गैस कांस्टेंट के बराबर। तो लेट्स चेक दिस। यहाँ पे कुछ नहीं, बस यहाँ पे दे रखा डेल्टा एच इज इक्वल टू यू प्लस आर टी। ये फॉर्मूला हमने देखा था बहुत अच्छे से, और यहाँ पे डेल्टा एच को इसने वो कर दिया, इसके दूसरे तरीके से लिख दिया, दैट इज नथिंग बट द सी पी डेल्टा टी, और यहाँ पे डेल्टा यू को इसने सी वी डेल्टा टी से लिख दिया और आर डेल्टा टी से लिख दिया इसे, और यहाँ पे इसने टी को एलिमिनेट करा, तीनों टी को, और इसने फाइनली एक फार्मूला निकाल लिया दैट इज सी पी माइनस सी बी। ओके, और यहाँ पे सीपी का तो तुमने देख लिया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर इस चीज को हमेशा करेक्ट करना है ना, तो कीप इन माइंड दिस थिंग। ओके, ये वाली पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर सोचो कि बस हीट कैपेसिटी की जगह पे तुम्हें ये याद है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, बट अगर वहाँ पे लिख दिया कि वो जो सी है दैट इज नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नॉट द हीट कैपेसिटी, तब वहाँ पे क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। ओके, So in this topic, we are going to measure the change in enthalpy and change in internal energy with the help of the calorimetry. Okay, so let's start. Now let's read the text. We can measure the energy changes associated with the chemical, keep in mind chemical or physical, both, okay, processes by the experimental technique called calorimetry. For this, we have to know the capacity of the liquid in which the calorimeter is immersed and the heat capacity of the calorimetry. And you know what is the heat capacity? That was the capital C, and this was the coefficient for Q is equal to C into delta T, change in temperature. Okay,
So it is possible to determine the heat evolved in the process by measuring the temperature changes. Or for to measure this temperature change, there are two different conditions. And the first condition is at the constant volume, that is UV, and second is the constant pressure. So we are going to see our first point, that is point A. We have to measure the change in internal energy, and we also know that to measure the change in internal energy, we have to opt for the constant volume, means delta U arrow V, UV. That is a type of mnemonics to keep in mind. For internal energy change, we have to keep in mind for the constant volume, and for constant pressure, we have to keep in mind U R. Let me write here. For the constant pressure, that is delta H is equal to QP, and delta U is equal to QB. So these things are important, and statement type of questions can be created. So let's read about the point A, how to measure the change in internal energy. Okay, so heat absorbed at a constant volume is measured by the bomb calorimeter. Here, a steel vessel, the bomb, this is the steel vessel, okay, is immersed in the water bath. There's the water. The steel vessel is immersed in water bath to ensure that no heat is lost to the surrounding, because we have to measure the change in the temperature. So we are not going to miss any heat in the surrounding. Okay, so that is the reason we have immersed the bomb inside the water, and this steel part is the bomb, and this is immersed in the water, and we know the heat capacity for this water if we want to calculate the temperature change. Okay, so देखो, the steel vessel is immersed in water bath to ensure that no heat is lost in the surrounding. और यहाँ से assertion reason type के questions create किए जा सकते हैं. A combustible substance is burnt in pure dioxygen. यहाँ पे pure dioxygen use करना है. Supplied in the steel pump. यहाँ पे pure dioxygen supplied है under the pressure. Heat evolved during the reaction is transferred to the water. अब यहाँ पे जो heat evolve हो रहा है इससे water में transfer किया जा रहा है around the bomb, and its temperature is monitored. Since the bomb calorimeter is sealed, देख सकते हो ये बाहर से totally sealed होता है, यहाँ पे भी ये bomb calorimeter totally sealed है. यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होने का कोई ऑप्शन नहीं है. ओके, इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज बिकॉज वी ऑल्सो नो दिस, व्हेन वी आर गोइंग टू मेजर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी वी हैव टू ऑप्ट फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम. तो यहाँ पे तो वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं. तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा मीन्स द चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, तो वॉल्यूम हमारा हो गया कांस्टेंट. ओके, तो हमारा वर्क डन होगा जीरो. तो लेट्स रीड. Bomb calorimeter is sealed, its volume does not change. Under this condition, no work is done as the reaction is carried out at constant volume in the bomb calorimeter. So keep in mind, bomb calorimeter में work done is equal to zero. Assertion reason create किए जा सकते हैं, because the reason क्या है, because the change in volume is zero. There is work done as change in volume is equal to zero. Temperature changes of the calorimeter produced by the complete reaction is then converted into QB. टेम्परेचर चेंज जो भी हुआ उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व एट द कांस्टेंट वॉल्यूम में बाय यूजिंग द नोन हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द टेक्स्ट ऑफ पॉइंट बी, in which we are going to see the change in enthalpy, and we also know this, to measure the change in enthalpy we have to opt for constant pressure. तो हमने पॉइंट ए को काफी क्लियरली देख लिया. अब इसके डायग्राम को बस एक बार देख लेते हैं. Here we are using the thermometer to measure the or to notice any change in the temperature, and here is the stirrer to mix. Here is the sample, और यहाँ पे हम लोग डाई ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं अंडर द प्रेशर. दिस इज द स्टील बॉम्ब विच इज कम्प्लीटली सील्ड, एंड दिस इज द वाटर जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जो चेंज नहीं होता, एंड वी नो द हीट कैपेसिटी फॉर दिस वाटर इफ यू वांट टू मेजर द चेंज इन द टेम्परेचर. एंड देयर इज द फायरिंग लीड्स, and this is the diagram for bomb calorimeter. Now let's read about the point B.
यहाँ पे तो हमने ये चीज़ देख लिया कि वी हैव टू ऑप्ट फॉर द कांस्टेंट प्रेशर जनरली अंडर द कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं. तो change in enthalpy is equal to heat absorbed or evolved by the system at constant pressure is also called the heat of reaction or enthalpy of reaction. Okay, तो यहाँ पे heat of reaction और enthalpy of reaction का एक definition दे रखा, which is nothing but the heat absorbed or evolved at the constant pressure. तो अब यहाँ पे दो टाइप के डेल्टा एच हो सकते हैं. फर्स्ट जो निगेटिव होंगे, सेकेंड जो पॉजिटिव हो सकते हैं. मीन्स एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक. तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज निगेटिव, यहाँ पे देख सकते हैं. So if the delta H negative, then the heat absorbed or evolved from the system at the constant pressure is also negative. यहाँ पे हम लोग काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा QT आ रहा वो निगेटिव है, यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसने हीट लूज किया है इन द सराउंडिंग, दिस इज द रीज़न ये निगेटिव है. और हमारा जो चेंज इन एंथैल्पी है ये तो हमारा निगेटिव है बिकॉज ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एंड फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस द चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव एंड heat is absorbed by the system from the surrounding, so this is positive. Okay, अब यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है, this is for measuring the heat changes at constant pressure. यहाँ पे है रिएक्शन मिक्सचर, यहाँ पे है formed polystyrene cup, and this is the thermometer to measure the any changes in the temperature to monitor. Okay, now we are going to see the problem 5.6. now let's read the question first. यहाँ पे यूज करना है हमें 1 ग्राम ऑफ ग्राफाइट इज बर्न्ड इन अ बर्न कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन. यहाँ पे हम अब क्वेश्चन देख रहे हैं टू मेजर द डेल्टा यू बिकॉज हियर वी आर यूजिंग warm calorimeter and 1 atm pressure according to the equation, and here is the equation. So during the reaction the temperature rises to 298 to 299 Kelvin, so we can write the delta T here as delta T is equal to 1. If the heat capacity, now we have, if we want to measure, then we have to know the heat capacity of the bomb calorimeter is 20.7 kilojoule divided by K. Okay, so अब कहोगे कि इसका यूनिट और डायमेंशन ऑफ द हीट कैपेसिटी, तो हम देख जानते हैं जो हमारा हीट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर. तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल साइन में करने के लिए हमें यहाँ पे एक कोएफिशिएंट यूज करना होता है, एंड दिस कोएफिशिएंट इज नथिंग बट द हीट कैपेसिटी. so we can measure the dimension or we can know the unit for heat capacity. So it's nothing but the joule divided by Kelvin. Okay, and joule is nothing but ml2 e minus 2 and Kelvin is k to the power minus 1. so let's see the solution. यहाँ पे फर्स्ट में इसने हीट मेजर किया है और हीट मेजर करने के लिए इसने हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई किया चेंज इन टेम्परेचर के साथ. ओके, so suppose Q is the quantity of heat from the reaction mixture and Cv is the heat capacity of the calorimeter, then the quantity of heat absorbed by the calorimeter. तो अब हमें heat absorb को देखना है. So the quantity of heat from the reaction will have the same magnitude but opposite sign because the heat is lost by the system. यहाँ पे heat lost हो रहा है सिस्टम से to the surrounding. That means जो हमारा Q होगा उसको निगेटिव में आना होगा. ठीक है, so that is the reason we are using the negative sign here. एंड जो हमारा C का वैल्यू दे रखा था हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर का वैल्यू 20.7 किलोजूल, इसको हमने मल्टीप्लाई किया डेल्टा T जो था 1, तो वी गॉट द वैल्यू एज माइनस 20.7 किलोजूल फॉर हीट. ओके, negative sign indicates the exothermic nature of the reaction. Thus, the change in internal energy for the combustion of 1 gram of graphite is minus 20.7 kilojoule per Kelvin. यहाँ पे तो हमने इसे सिर्फ एनसीईआरटी के तरीके से देख लिया, बट ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर रहा है. सो लेट मी सॉल्व इट इन अ इजी वे. ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड ऑल्सो चेंज इन एंथैल्पी. ओके, और हमें क्या पता है, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो द हीट कैपेसिटी विच इज इक्वल टू 20.7 किलो जूल. तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं हीट विच इज इक्वल टू
Q is equal to C delta T, and we know the change in temperature is 1 and heat capacity is 20.7, so it is equal to 20.7 kilojoule. Okay, but as we know यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है हीट फ्रॉम द कैलोरीमीटर, तो यहाँ पे हमारा Q नेगेटिव होगा बिकॉज यहाँ पे हीट इज एब्जॉर्ब्ड टू द सराउंडिंग, यहाँ पे हीट है ना वो लॉस हो रहा है सिस्टम टू सराउंडिंग जा रहा है, विच इज इक्वल टू 20.7 किलो जूल. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देन change in internal energy is equal to Q into V. So change in internal energy for 1 gram is equal to minus 20.7 kilojoule per gram. यहाँ पे एनसीईआरटी में मिस्टेक दे रखी है, यहाँ पे इसने पर केल्विन लिखा है which is not possible because per Kelvin then it would become the dimension or unit for heat capacity, but यहाँ पे तो उसने change in internal energy लिखा है. ओके, तो ये गलत है. Now if we want to find for 1 mole, then we'll have to multiply this value with 12 gram mole divided by gram into kilojoule. This Gg will cancel out and the value will become minus 2.48 into 10 to the power 2 kilojoule mole. And let's see the equation. अब equation में if you want to find the delta Ng, तो ये क्या वैल्यू आएगा 1 minus 1, then it will equal to 0. तो हमें तो यहाँ पे हमें पता क्या चला this value. Now delta H is equal to delta U plus, okay, and यहाँ पे जो Ng का वैल्यू है वो आ रहा है 0, so we can say delta H is equal to delta U and it is equal to minus 2.48 into 10 to the power 2 kilojoule per mole. Okay, सेम थिंग इसने ऐसे कर रखा. यहाँ पे देखो Ng is equal to 0, change in number of mole of product minus number of moles of reactant, और इसमें हमें gaseous form में सिर्फ कंसिडर करना है, will not consider the solid or liquid one. Okay, so this is topic 5.4, but ये lecture काफी लंबा हो जाएगा, so we are ending our lecture here only, and in our part 2 we'll complete from 5.4 till the last topic. Okay, so this was lecture 1 till topic 5.3, and from 5.4 we'll do from the lecture part 2. Okay, हमने कहाँ तक देख लिया? हमने 5.3 तक देख लिया. ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग. टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट. हम बहुत जल्द इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे, एंड ऑल्सो विल डू द एग्जाम्पलर क्वेश्चन ऑल्सो. ओके.